तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, वो हो गया। चलिए जी, अच्छा बेसिकली होमवर्क मैंने बताया बगैर दिया था क्योंकि ये पास पेपर है और होपफुली आपने ये सही किया होगा। तो लेट्स चेक कि आपने इसको सही किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने आई थिंक सोल्यूशन नहीं दिया था ना इसका। चलें ओके, चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फाइन फाइबर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा करंट ईयर है। तो कंपैरेटिव हो गया 30 जून 2012, जो शुरू होगा जुलाई 1 2011 से। तो ये 2 साल की मूवमेंट होती है ना हमारी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, 2013 का शेयर कैपिटल दिया हुआ है और रिटेन अर्निंग दी हुई है एंड ऑफ ईयर की। मतलब 2013 की क्लोजिंग ये है। एग्रीड। अच्छा, फिर हम आते हैं इस पे, पिछले साल जो 2012 है उसकी क्लोजिंग दी हुई है 13 का, तो हमें 2012 की भी तो ओपनिंग चाहिए, रिवर्स करके जा सकते हैं। अच्छा, यानी हम प्रॉफिट इसमें से माइनस करेंगे तो ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे। भाई अगर मूवमेंट बनानी है तो वर्क बैक करके ऊपर जाएंगे ना। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई डिविडेंड तो नहीं था, तो ये देखना पड़ेगा कि फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर 2012 वॉज अप्रूव्ड एट एजीएम हेल्ड ऑन सितंबर, मतलब अगले साल। पर 2011 का डिविडेंड तो आएगा ना इस साल। यानी हम अगर यहां पे असेसमेंट बनाएं कि मेरा पहला साल है जुलाई 1 2011 से लेके 30 जून 2012, ये मेरा 30 जून 2012 का ईयर एंड है, ऐसा ही है। वो कह रहा है कि ईयर 2011 का जो फाइनल डिविडेंड है वो कितना है, वो है हमारा ऑल टुगेदर 5 पर शेयर। तो क्या हम कह सकते हैं वो डिविडेंड पे यहां पे होगा? यानी 2011 का फाइनल डिविडेंड 2012 में पे होगा और 12 का 13 में पे होगा। फाइनल डिविडेंड की थीम तो ये चलती है, तो ये आपने एक कंसिडरेशन रखनी थी इसके अंदर। कितने लोगों ने मिस की? मिस हो गई थी, ये ख्याल रखना है। देखो, अगर आपने चेंजेस इन इक्विटी बनानी है तो वर्क बैक में बड़ा ख्याल रखना। हाँ, पर आप देखो, अब क्लियरिटी आ रही है कि 2012 का डिविडेंड 13 में जाएगा और 11 का डिविडेंड 12 में आएगा। तो पहले तो ये मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, तो हम ये देख लेते हैं कि ऑलरेडी अकाउंटिंग क्या हुई हुई है। आपको 30 जून 2012 की रिटेन अर्निंग गिवन है। चलो शुरू यहां से करते हैं। 2012 की आपको रिटेन अर्निंग गिवन है, तो आप कह रहे हैं वो आ रही है 105। ये वाली पिक की मैंने। अच्छा, मैंने यहां पे लिख दिया 105। व्हाट आई नीड द ओपनिंग बैलेंस। तो मुझे ये पता है ओपनिंग बैलेंस यानी जुलाई 1 2011 मुझे नहीं पता, बट इसके अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, डिविडेंड लेस हुआ होगा। अच्छा, आप मुझे बताते हैं डिविडेंड कितना लेस हुआ होगा? 5 पर शेयर का। तो हाँ, अब हमने बोला कि भाई शेयर्स कितने थे? 3 मिलियन। अगर 10 से डिवाइड करूं तो 3 मिलियन है ना। तो आपने कहा होगा 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, और इस पूरे साल का प्रॉफिट गिवन है 128। आपने कहा जानी 128 इसमें ऐड हुआ होगा। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, क्लोजिंग में से जो माइनस हुआ हुआ वो ऐड करो और जो ऐड हुआ हुआ है वो लेस करो।
तो वर्क बैक करके ओपनिंग फिगर कितनी आती है? -8। यानी ओपनिंग में आपके पास लॉसेस पड़े हुए थे, यानी प्रॉफिट की जगह आपने लॉसेस जमा किए हुए थे। इस साल जाके आप प्रॉफिट में आए तो आपने डिविडेंड दिया तो फिर भी प्रॉफिट बचा है। यानी ओपनिंग में जब आपने साल की शुरुआत की होगी पिछले साल की, तो आप प्रॉफिट्स में थे या लॉसेस में थे? लॉसेस में थे, वो भी 8 बिलियन के। पहले बताओ क्या ये बात समझ आती है? ये तो हुआ है। अच्छा, फिर इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बना होगा? जुलाई 1, 2012 105। इसके अंदर जानी प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, डिविडेंड लेस हुआ होगा। अच्छा, प्रॉफिट कितना? 140। डिविडेंड वो कितना कह रहा है भाई? 4 पर शेयर। क्योंकि 2012 का फाइनल डिविडेंड जो पिछला साल गुजरा वो 2013 में मिलेगा ना, और 11 का 12 में मिला, 12 का 13 में मिलेगा। तो हमने ये कहा कि डिविडेंड के केस में 3 मिलियन को 4 कितना आता है? नहीं, डेप्रिसिएशन अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे हैं गलत क्या हुआ है। तो हम तो कह रहे हैं पहले गलत बता रहा हूँ ना कि क्या है, ताकि मैं सही तो करूँ तो समझ तो आए। हम अभी गलत गलत कर रहे हैं, सही तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं गलत गलत ये हुआ है, अब उसको सही करना है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ 105 प्लस 140 माइनस 12 233 आता है। ये आ गया 30 जून 2013 ईयर एंड पे। एग्रीड है? ये कार्रवाई तो हुई भी है, ये तो हो के मिला हुआ है। पहले बताओ मूवमेंट समझ आती है? अब हम काम करेंगे कि अब एरर हुआ क्या था। हालांकि इसमें इतना आसान है कि इसमें एक ही एरर है और डिविडेंड का ख्याल रखना था भाई एक ही साल। अच्छा, आप जरा देखते हैं, सब्सिक्वेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जब मैंने ये साल बना के खत्म किया तो मुझे पता लगा कि फॉर द ईयर 2012 में, इसका मतलब है लास्ट ईयर 2012 में ही, यानी सिर्फ पिछले साल, उससे पिछले साल कोई मसला नहीं है, सिर्फ पिछले साल, यानी इस साल का पिछला साल बस, यानी जुलाई 1, 2011 से लेके 30 जून 2012 तक में मसला है। यानी ओपनिंग रिटेन अर्निंग पिछले साल की बिल्कुल सही है। बात समझ आ रही है? देखो ये रहा ना, वो कह रहा है फॉर द ईयर 2012 में, यानी पिछले साल मसला है, उससे ऊपर कोई मसला नहीं है। यानी ओपनिंग रिटेन अर्निंग बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। आगे सुने, वो कह रहा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन असेंबली प्लांट वाज मिस्टेकनली अकाउंटेड फॉर 21.8 मिलियन इंस्टेड ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। वो कह रहा है ये प्लांट इंस्टॉल हुआ था जुलाई 1, 2010 में, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, जिसका रेट कितना था। अच्छा, तो अब हम ज़रा वर्किंग करते हैं, ज़रा देखते हैं। हम ये कहते हैं अकाउंटिंग डन, या वैसे ही लेके चलते हैं जैसे मैंने सिखाया है, डेप्रिसिएशन और टू बी बुक्ड। अच्छा, फिर हमने नीचे लिखा टू बी वैल्यूड एट। अच्छा, अब ज़रा मुझे एक चीज़ सोच के बताएं, समझ के बताएं कि आपके पास ये खरीदा कब गया है। यानी पहला साल जो है हमारा 2011 है। 2011 कैसे सर? ये शुरू होता है जुलाई, ख़त्म होता है 30 जून। तो जहाँ ये ख़त्म होता है उस नाम से बुलाया जाता है ना कि ये 2011 का ईयर एंड है। अच्छा, फिर इसके बाद है 2000, और फिर हमारा करंट ईयर है, और ये ईयर जो शुरू होगा वो होगा जुलाई,
जुलाई 2012 से लेके, तो ये ईयर एंड 2013 हो गया। सही है, नीचे तो रेप्लिकेट नहीं करो ना, वो क्लियर है ऊपर। चलें, हमने यहाँ पे लिख दिया 2011, 2012 और 2013। आप मुझे बताते हैं कि ये एसेट हमने खरीदा कितने का था? अच्छा, 80 मिलियन के ऊपर 20% कितना आता है? 16। तो 2016 में ये भी 16 और ये भी 16, नो डिफरेंस। अच्छा, 80 में से 16 माइनस किए तो आपने कहा 64 पे वैल्यूड है, ये भी 64 पे वैल्यूड है, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्रीड? अच्छा, अब मुझे बताओ, यानी 2011 जब हमने क्लोज किया तो ओपनिंग ये बना 8, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती हुई है इस साल 2012 में। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आपने गलती से जो डेप्रिसिएशन है वो 21.8 मिलियन बुक कर लिया, जबकि 12.8 बनता था। कैसे, देख लेते हैं। पहले तो हम ये करते हैं, उसने 21.8 बुक किया, जबकि आप 64 पे 20% लगाएं, 9 का डिफरेंस आ गया। अच्छा, यानी आप सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उसने 9 का ज्यादा बुक किया। हम ये कह रहे हैं इससे हुआ ये कि ओवर बुकिंग से आपका जो WDV है इस साल की कम हो गई। आपने बिला वजह ज़्यादा बुक कर लिया, यानी बुक करना चाहिए था 12.8, आपने 1-2 को आगे पीछे किया, 21.8 कर दिया। तो ये एरर हुआ है। पर ये एरर 11 तक हुआ था या सिर्फ इस साल हुआ है? और आगे भी गया है। पर हमें ओपनिंग सही करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ 2012 का प्रॉफिट सही होगा। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ, यहां तक एग्रीड हैं आप लोग? जल्दी से बताओ, जल्दी से। यहां तक क्लैरिटी है? चलें, ओके गुड। अब मुझे बताते हो कि उसके हिसाब से जानी WDV कितनी? 40, और होनी कितनी चाहिए? 30, ओके 51 पॉइंट। यानी आप ये कह रहे हैं 9 से PP अंडर बुक्ड है। यानी इसका मतलब यह है कि मैं 2012 में अपने एक्सपेंस को रिवर्स करूं और PP को बढ़ा दूं, क्योंकि PP बिला वजह कम हुआ है, तो PP को बढ़ा दूंगा और डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दूंगा। तो जब डेप्रिसिएशन को रिवर्स करूंगा तो इनकम बुक होगी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैं एक एंट्री बनाऊं, इनकम क्रेडिट PP डेबिट, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल क्रेडिट और PP डेबिट। एग्रीड? PP को बढ़ा दूंगा और डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। यहां तक क्लैरिटी है? ये हो गई इस साल की बात। अच्छा, अब मुसीबत ये है, इसी कहानी को फिर आगे लेके गया होगा। तो आप मुझे बताते हैं कि डेप्रिसिएशन बुक कितना हुआ है। यानी आप अब यहां पे लिखेंगे, यहां पे कि 42.8 ये बुक हुआ है। होना कितना चाहिए? 1.8 का डिफरेंस। अच्छा, अब आप कह रहे हैं अंडर बुक्ड। अच्छा, वही लॉजिक है, अंडर बुक की इसलिए क्योंकि उस बेवकूफ़ ने पिछले साल ज़्यादा बुक कर लिया, कैरिंग अमाउंट कम हो गई, तो इस साल डेप्रिसिएशन और हमारा होना चाहिए ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं आज तक देखूं एज, तो आपने उसको कहा 9 का डेप्रिसिएशन आपने ज़्यादा बुक किया हुआ है और यहाँ पे आपने कम बुक किया हुआ है 1.8 से। तो 9 में से 1.8, यानी आप बोलोगे 9 आप बुक करो। भाई देखो, 9 आपने क्या कहा, देखो ऊपर उसने 9 उसने ज़्यादा बुक किया हुआ है, 9 आप बोलोगे रिवर्स करो, 1.8 बुक करो। तो आज तक कितना सही कराओगे?
7.2। अच्छा पीपी को देख लेते हैं। पीपी आपके पास कितने पे, उसके हिसाब से 42.2 में से 8.44 माइनस करो, 33 पॉइंट, और आपने कहा 51.2 से 10.24 माइनस करो, 40 पॉइंट। अच्छा जानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी आप कह रहे हैं इस साल तक मेरा पीपी 7.2 से कम हुआ है। आप 7.2 से पीपी को बढ़ा देंगे और आज तक इतनी गलती सही होगी। एग्रीड है? चलें अब हम बनाते हैं इस बेस के ऊपर चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा हमें बनाना है सिर्फ कौन सा कॉलम, रिटेन अर्निंग का। अच्छा रिटेन अर्निंग के कॉलम में सबसे पहले आपने लिखा बैलेंस 2000, यही था, इसमें कोई एरर है नहीं है। अच्छा आपने उठा लिया प्रॉफिट 2012। अच्छा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 गिवन कितना है, 128। अच्छा आपने 128 में आपको पता है ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक हुआ है कितने का, 9 का। आप इसके अंदर +9 कर देंगे, कितना आया 137। डिविडेंड का कोई मसला है नहीं, वो कितना है 15। क्लोजिंग कितना आता है जानी, 114, यही आता है। अच्छा ये गलती सही करने के बाद है, और आपने इस 114 के अंदर 9 एडजस्ट किया हुआ है, एग्रीड। पर आपका यहां पे रीस्टेटेड लिखना बनता है, और ये भी आ गया बैलेंस एज एट 30 जून अच्छा फिर आपने लिखा बैलेंस एज एट जुलाई 1, 2012। अच्छा क्या ये मानते हो कि जब आप इस तरीके से देख रहे हो तो 114 में 9 की गलती सही हो चुकी है, एग्रीड। तो अब हम जो प्रॉफिट फॉर द ईयर उठाएंगे वो कितना है, 140। अच्छा 140 में आपको ये पता है कि उसने डेप्रिसिएशन कम बुक किया हुआ है, होना चाहिए ज्यादा, तो कितने से, तो ये कितना आता है जानी 138.2। यानी आपने किया ये कि ऊपर उसको बोला कि भाई 9 का डेप्रिसिएशन जो तूने ज्यादा बुक किया हुआ है उसको रिवर्स कर और यहां पे बुक कर। नेट एडजस्टमेंट कितने की हो गई, 7.2 की, जो ये ऊपर की हुई है, नेट 7.2 हो गया आज तक। तो आप मुझे बताते हैं कि इसके बाद डिविडेंड कितना था जानी, 12 मिलियन का। अच्छा प्लीज इन तीनों को प्लस करो और इसको माइनस करो, दोनों को। 114 प्लस 138.2 माइनस 12, 240.2। अच्छा ये आप कह रहे हैं ये आ गया बैलेंस एज एट 2000। अच्छा प्लीज कैलकुलेटर पे 240.2 लिखें, और उसकी रिपोर्टेड रिटेन अर्निंग कितनी थी, इन दोनों का डिफरेंस 7.2, यही तो है कि आपने आज तक इतने की गलती सही कराई है। आपने 2012 में उसको बोला कि तूने डेप्रिसिएशन बुक किया हुआ है ज़्यादा, उसको रिवर्स कर, और फिर अगले साल आपने बोला कि आपने डेप्रिसिएशन बुक किया हुआ है कम, उसको बुक करो। तो एक रिवर्सल एक बुकिंग नेट 7.2 वही आ रहा है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट पीपीई के अंदर है, और आगे कोई नोट वोट नहीं बनेगा, आगे सीधा सीधा हिसाब किताब चलेगा क्योंकि अब वो गलती सही हो चुकी है। तो पहले बताओ कहानी समझ आती है? इसमें सिर्फ आपने एक बैलेंस निकालना था ऊपर जाके
जो कि हमने रिकैलकुलेट कर लिया है। हाँ बिल्कुल होते हैं, पहले दिखा दो, उसका कोई मसला नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आप जब, जानी बातें नहीं, आप जब अभी यहाँ पे करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाएंगे तो उसमें एक ही साल दिखेगा कंपैरेटिव, 9 से आपका ऑल टुगेदर पीपी बढ़ जाएगा और रिटेन अर्निंग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ये बताना है कि पिछले साल की रिटेन अर्निंग 9 से कम हुई हुई थी और पीपी भी 9 से कम हुआ था। पीपी को भी इंक्रीज करेंगे, रिटेन अर्निंग को भी इंक्रीज करेंगे, वो ये रहा, यहां से निकल आएगा ना, ये रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करेगा, ये पीपी को इंक्रीज करेगा, तो आपकी बैलेंस शीट टैली रहेगी। एग्रीड है? वो एरर नोट में आ जाएगा। निखिल क्लियर है बात? जानी जल्दी बताओ कौन सी, कौन सा डिविडेंड? ये लिखा हुआ है ना बेटा सवाल में कि 2011 का फाइनल डिविडेंड 5 पर शेयर है, तो मेरे पास शेयर कैपिटल कितना है 30 का, इसको डिवाइड करो 10 से, 3 मिलियन शेयर्स हो गए, तो पर शेयर कितना डिविडेंड है 5 का, शेयर्स कितने हैं मेरे पास, तो 3 5 15, ये रहा। नहीं नहीं, तो फाइनल देखो, आपने पूरा रीड करना है। फाइनल कैश डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, ये तो 13 में ही आएगा। फिर वो कह रहा है ब्रैकेट में बता रहा है 2011, यानी फाइनल कैश डिविडेंड 2011 का है, तो दिया कब जाएगा 12 में। नहीं तो तुमने डिविडेंड को इग्नोर किया ना, तुमने तो वो फिगर उठा ली, फिगर में से डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हुआ था, इसलिए आपका टैली हो गया, पर आपने मूवमेंट में वो मिस कर दिया ना। नहीं कंपैरेटिव तो बनानी है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग या इसके मतलब 2-3 नंबर कटेंगे ऑब्वियसली, जो आपने मिस किया, क्योंकि वो पूरी चेंजेस इन इक्विटी मांग रहा है आपसे, तो फिर वापस बुलाएगा, मतलब आंसर ही गलत आएगा तो वापस बुलाएगा ना यार, मतलब और क्या, सही है। इसमें तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना जानी, मतलब गलती तो मतलब गलती है, उस पर क्या मतलब, उस पर माफ़ी तो नहीं है ना, सही है। चले ओके, अब आगे लेके चलते हैं इसको अपने पास। हाँ 12, ये तो कह रहा हूँ, उसमें देखो तुम्हें अगर ग्रिप है ना कि कौन सी फिगर कहाँ पार्क करनी है, वो फिर उसमें कुछ भी नहीं बचता, आप तभी इससे प्रैक्टिस करो उसकी। तभी मैंने एक सवाल भी दिया, मैंने कहा खुद करके आओ, तो फिर मैं भी कराता हूँ। चले एनीवेज, आप अपने पास हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, पहले इसका कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर इसमें एरर को ऐड कर देंगे। कौन सा था? अच्छा हो गया, चलो गुड है यार। वही गलती हुई ना, चलो गुड है, मतलब वेरी बेहतरीन। चले ओके, इधर अब जरा प्लीज फोकस के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अच्छा भाई, कॉन्सेप्ट ये है कि अज्यूम कर रहे हैं कि आज आपने एक प्लांट इंस्टॉल किया जो कि डेट है जनवरी 1, हम कह रहे हैं 2000 लेट से 18, यहाँ पे आपने प्लांट इंस्टॉल किया। अच्छा मैं ऊपर गया, मैंने देखा हमने टावर इंस्टॉल किया कितने का, 5 लाख रुपए का, तो हमने टावर को किया डेबिट यानी पीपी, और कैश कर दिया क्रेडिट कितने से। ये बड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सुकून से समझना ताकि फिर इसकी एप्लीकेशन आगे आएगी, क्योंकि बहुत लीस्ट लाइकली क्या है, बट मैं रिस्क हैच कर रहा हूँ कि ये आ गया तो फिर एरर के साथ मुसीबत करेगा आपके लिए। प्लीज़ सुनिएगा इसको अच्छे से। चलें, हमने कहा टावर को डेबिट कर लिया, कैश को क्रेडिट कर लिया। अच्छा मैं क्योंकि ऑडिट करता हूँ PDCL का, टेलीनॉर का, यूफोन का, तो मुझे इसकी चीज़ें ज़्यादा पता हैं। सुनना, जो आप यूफोन और टेलीनॉर देखते हैं
तो उसके जो सिग्नल्स पास हो रहे होते हैं वो टावर के ज़रिए होते हैं। अच्छा, ये लोग टावर लगाते हैं जगह जगह पे, तो जिस जगह पे ये लोग टावर लगाते हैं तो इनको कहा जाता है कि जब आप यहाँ से टावर निकाल के जाएंगे तो आपके ऊपर एक कॉस्ट आएगी, आपकी जिम्मेदारी है कि वो जगह भी सही करनी है। यानी इसका मतलब ये है कि आज अगर मैंने टावर खरीदा और इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल, तो हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स हमें एक लायबिलिटी इंकर करनी है। अच्छा, वो लायबिलिटी है क्या? इस एसेट को निकाल के वो जगह सही कराने की, उसको हम कहते हैं डिसमेंटल करना। क्या कहना? कि मैं आगे 5वें साल में जाऊंगा तो मुझे इस एसेट को निकालना पड़ेगा, ये मेरी ऑब्लिगेशन है, वरना वो जगह मुझे मिलती ही नहीं। यानी अगर मैं किसी बिल्डिंग के ओनर के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे इस बिल्डिंग पे टावर एस्टेब्लिश करना है, तो वो बोलेगा बिस्मिल्लाह लगा लो, बट जब यहां से जाओगे तो आपने वो सही करके जाना होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको डिसमेंटल करूंगा 5 सालों बाद, तो मुझ पे एक कॉस्ट आएगी, मुझ पे एक कॉस्ट आएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड ये कहता है पहले एक काम करो, वो कॉस्ट देख लो कितनी आएगी, पहले अंदाजा लगाओ। यहां पे लिखा है मैंने 80525, यहां पे मैंने कह दिया 80525.50। ये लायबिलिटी आएगी कितने साल बाद? अच्छा, अब जरा एक एक करके कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप कोई एसेट खरीदें तो उस एसेट के रिलेटेड आपके जितने भी अखराजात होंगे वो सब के सब आप कैपिटलाइज करेंगे, वो सब के सब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत अहम बात, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये FAR 2 पे CA फाइनल हर जगह काम आएगा। सुनना, वो कहता है आपने एक एसेट खरीदा और उस एसेट को खरीदने के लिए जो भी नेसेसरी अखराजात हैं वो सब इसमें कैपिटलाइज होंगे। क्योंकि कोई आपको बोले ये एसेट कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे एक तो टावर के पैसे दिए थे, ऊपर से टावर जब लगाया तो एक और ऑब्लिगेशन आ गई कि मुझे उसको डिसमेंटल करना है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आती अगर आप ये लगाते नहीं आती? तो मतलब ये खर्चा भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ये खर्चा भी पीपी की कॉस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। पर अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, जरा ये सुनो। स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है ना, जो आपने असेस की है, ये अज्यूम की है भाई, क्योंकि सवाल में 5 लाख भी अज्यूम ही हुआ है। असल में थोड़ी ना खरीद के लाऊं टावर, इधर सारी अज्यूम्ड है ना इधर। अच्छा खैर सुनो, आफ्टर 5 ईयर्स वो फ्यूचर वैल्यू है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आज आप अगर इसकी कॉस्ट निकालें तो वो होगी विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी इसका मतलब यह है कि आज आप अगर किसी ठेकेदार को पैसे देते तो वो वैल्यू वो नहीं होती, सूद को निकाल के होती। क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हो वैसे वैसे पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो वो बोला इन्फ्लेशन हटाओ भाई और देखो कि कितनी वैल्यू होती जो तुम्हें खर्चा करने पे मजबूर करती आज। क्योंकि पीपी को कैपिटलाइज कब कर रहे हो? आज। यानी हमने 2 बातें की, बिल्कुल बेसिक बिल्कुल बच्चों की तरह। हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं डिसमेंटलिंग का। मैंने कहा बाज औकात आप जब एसेट को खरीदते हैं तो उसके खरीदने के साथ साथ कुछ और ऑब्लिगेशंस आप पे आती हैं। क्योंकि अगर वो एसेट ना होता तो ये ऑब्लिगेशन भी ना होती। तो आपसे कोई पूछे ये एसेट कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे एक तो कॉस्ट प्राइस पे की थी और दूसरा इसको एक निकालने का खर्चा आएगा कितने साल बाद। पर वो वैल्यू तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। वो कह रहा है उसको हटा के देखो तो तुम्हें आज पता लगेगा तुम्हारी आज की जबान में कितनी कॉस्ट है। यानी आज ही अगर तुम ठेकेदार को पैसे दो और बोल ये ले 5 साल बाद इसको डिसमेंटल करना, तो मैं तुमसे पूछता हूं क्या वो पैसे आज ज्यादा होंगे या कम होंगे? वही तो निकाला है।
वही निकाल रहा हूं। तो हम ये कह रहे हैं, अच्छा अगर एक ठेकेदार है, मैं उसको बोलूं आज ये पैसे ले ले, 5 साल बाद डिसमेंटल कर लियो, तो मैं उसको 5 साल बाद वाली वैल्यू दूंगा या आज वाली? अच्छा अगर मैं 5 साल बाद उसके पास जाता हूं, मैं पहले पैसे दूंगा, एक्सेप्ट करेगा? नहीं, वो बोलेगा भाई अगर तू मुझे पैसे देता, मैं उसको बैंक में रखता, उस पर सूद कमाता, वो पैसे आएंगे। तो मैं उसको सिंपल जबान में एक बात बोलूंगा, भाईजान आपको डिसमेंटल करना है, पर कितने साल बाद? क्योंकि इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। अब तसव्वुर करो कि आज आप किसी वेंडर को ढूंढ के लाते और तुम बोलते यार ये ऐसे डिसमेंटल करना है, तो वो प्राइस आज की बताता, फ्यूचर की? आज की। पर आप तो उससे ये पूछ रहे हो यार जानी ये बता 5 साल बाद कितने पैसे लेगा? उसने बोला इतने। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है बेटा वो 5 साल बाद वाली वैल्यू है। पीपी को कब रिकॉर्ड कर रहे हो? आज। तो आज आप बताओ, आज आपको पीपी का कितने का पड़ जाता अगर आज ही उसको पैसे थमाते? पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आती है? एक बेसिक बात की है बिल्कुल, ताकि हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आए। चलें, कैलकुलेटर आपके पास है, आप मुझे ये बताएं कि 80525.50 हमारा रेट चल रहा है 10% की पावर 5, 50,000 आता है। अच्छा हमने कहा कि यहां पे जानी इसकी वैल्यू आती है 50,000। मैं एक एंट्री बनाऊंगा, जरा सुनना। हमने टावर को फिर से डेबिट किया, सही है, और हमने यहां पे प्रोविजन या लायबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग को क्रेडिट कर दिया। कितने से? सर आपने लायबिलिटी क्यों की? भाई आप पैसे दिए तो नहीं है, देंगे पैसे तो लायबिलिटी आ गई। पर सर आपकी लायबिलिटी वो नहीं है बेटा, उसमें सूद भी है। आज उसकी वैल्यू क्या बनती है? 50,000। अच्छा अब यहां से वहां कैसे जाएंगे वो भी सीखते हैं, पर पहले बताओ क्या पहला पॉइंट समझ आता है? पक्की बात है। चलें, दो बातें हमने कहा। बाज़ औकात हम जब कोई एसेट लगाते हैं तो उस एसेट के लगाने से हमारे पास कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस आती हैं, जैसे कि उसको डिसमेंटल करना। मैंने पाकिस्तान पेट्रोलियम का भी ऑडिट किया हुआ है, तो वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती हैं कि हम यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं ताकि मिनरल रिसोर्सेज निकाल सकें। तो गवर्नमेंट कहती है सही है, हम आपको लाइसेंस देते हैं, पर यहाँ से दफ़ा हो गए ना तो ये जगह सही करके जाना। तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान पेट्रोलियम के अकाउंट्स में देखेंगे ना, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार एक्सप्लोरेशन चलेगी 10 साल, तो उनका डिसमेंटल करने का खर्चा कब आएगा? 10 साल बाद। पीपी कब रिकॉर्ड हो रहा है? आज। तो वो कहते हैं कि भाईजान एक काम करो, पहले देखो कि फ्यूचर में कितना खर्चा आएगा। वो बोलते हैं सही है इतना आएगा। फिर वो देखते हैं इसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हटाओ और देखो अगर आज तुम सप्लायर को पैसे पे करते तो कितने करते, तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी पीपी की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। क्योंकि पीपी की कॉस्ट कब निकाल रहे हो? आज। और आप ये कहते हो ना कि हर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? ऐड होती है। तो आप मुझे बताएं ना, क्या ये कॉस्ट पीपी से रिलेटेड है? यस। तो क्या पीपी में कैपिटलाइज होनी चाहिए? यस, बट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। अच्छा कोई आपसे पूछे जो ऊपर के पैसे दोगे वो सूद है, पे करना है, अल्लाह की कसम पे करना है, बट आप ये कहेंगे वो पीपी के नहीं है, वो इंटरेस्ट के पैसे हैं, तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा? इंटरेस्ट के नाम से। यानी इस बात को हम तय करके लिख देते हैं कहीं कि 80525 में से 50,000 पीपी में चले गए, बाकी इंटरेस्ट में जाएंगे। यानी पूरी कॉस्ट तो मेरी है, बस एक पीपी की रिफ्लेक्शन है, एक इंटरेस्ट की रिफ्लेक्शन है। पहले बताओ यहां तक साथ है? पक्की बात है। चलें ओके। इसमें हाँ, उसमें भी हटा देते थे ना, हम कहते हैं सूद के पैसे हैं, तो ये भी वही है। अभी बताएंगे ना, अभी तो हमने पहले दिन पे आए हुए, अभी हम जाएंगे इसको 1 साल आगे लेके। सर लेकिन इस टॉपिक का IAS 8 से क्या रिलेशन है, ये तो हमने IB में पता चला था। अच्छा जी, नहीं देखो आपके कोर्स में पहली बात तो ये है कि प्रोविजन के चेंज अकाउंट फॉर नहीं होता, FAR 2 में। वो आप ये सीख लें सिर्फ, यानी बातें नहीं, आप सिर्फ ये सीख लें कि आज आप खड़े हुए हैं, आपको पैसे आगे पे करने हैं, तो इसकी आज वैल्यू क्या होगी?
अच्छा, आप इलियास ये कह रहे हैं कि सर इसकी आईए सेट में क्या सिग्निफिकेंस है? वो ये है कि एग्जामिनर का जिस दिन दिमाग घूमेगा वो आपको बोलेगा कि ये अकाउंटिंग करना भूल गया, तो ये पूरी अकाउंटिंग आपने करने को बोलेगा। पीपी तो रिकॉर्ड कर लिया था, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग रिकॉर्ड करना भूल गया, तो अब प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की अकाउंटिंग आती होगी तो ही सही करोगे, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है, क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ओके चलें, पहले बेसिक सीख रहे हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ एक एक करके जल्दी से। जिस दिन टावर खरीदा उस दिन टावर की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। पर क्या ये 5 लाख रुपए काफ़ी है या इसको हासिल करने के लिए और एडिशनल कॉस्ट भी है? अच्छा, वो कितनी है? 805। पर 805 सूद के साथ है, उसमें से आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटाएं, वो कह रहा है भाई उसको उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो कि आज कितने देते? 50,000। तो पीपी की कॉस्ट तुम्हें 50 पड़ जाती। हाँ, ऊपर के जो तुम दे रहे हो वो सूद का है, उसको सूद के नाम से दिखाओ, पीपी के नाम से। चलें, हमने कहा सर हम इसको एक साल आगे लेके चलते हैं। हमने कहा हम आ गए 31 दिसंबर 2018 पे। अच्छा, हमने शुरू कब किया था? जनवरी 1 2018 पे। एक साल गुजर गया। अच्छा, हमने ये कहा था सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करें, टावर पीपी डायरेक्ट कर दिया मैंने एक्यूमुलेटेड की जगह। सही है। आपने कहा 550, एक 10, यही है। अच्छा, इसमें वो 50,000 भी डेप्रिशिएट हो रहा है? यस, क्योंकि वो भी तो कॉस्ट है ना। पे कब करूंगा? 5, यानी 50,000 जो आज आपने कैपिटलाइज किए थे वो पे कब होंगे? पर ये सूद के साथ, सूद के साथ। चलें, मैंने यहां पे एक शेड्यूल बना रहा हूं, जरा सुनिएगा। एक लाख, हाँ हाँ, तो एसेट भी 5 साल यूज होगा ना, तो 10 करके 5 सालों में बुक होगा ना। हम भी तो वही कर रहे हैं, उसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है ना। हम ये कह रहे हैं 50,000, मुझे पूरे पैसे कितने पे करने हैं? 805। 805 में से 50,000 पीपी में चिपक गए, और मुझे आगे कितने पे करने? 805। मैं कह रहा हूं 50 पे नहीं करने, 50 पे करने सूद के साथ, तो अभी सूद बुक करूंगा। 50,000 ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। हाँ, तो इसमें 10-50,000 है ना, वो भी तो आपका एक्सपेंस ही है ना। तो पीपी कब यूज हो रहा है? तो जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे एक्सपेंस होगा। बेटा, पेमेंट आप 5 साल नहीं करो, आपका पीपी डेप्रिशिएट नहीं होता। ये मैंने 5 सालों से खरीदा हुआ, नहीं पैसे दिए इसके, डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। लाइबिलिटी अलग बात है, एसेट, दोनों को मिक्स नहीं करो। 50,000 अलग है, लाइबिलिटी है, उसका एसेट साइड है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है। आपने कैपिटलाइज किया क्यों था? क्योंकि वो एक्सपेंस होगा। क्योंकि आप बोलोगे पीपी आपको कितने का पड़ गया, 5 लाख का या 550 का, तो हम भी तो 550 ही डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना। आप चाहे पे करो, ये तो कैश फ्लो आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो आपको ये सवाल बनता नहीं है ना कि आधे लेक्चर पे आपकी गलती है। पीपी का खरीदना अलग बात है, पैसे देना, यू कैन नॉट लिंक पेमेंट विद द पीपी कैपिटलाइजेशन। एग्रीड? पीपी का खरीदना अलग बात है, पे होना वो हमने सीखा हुआ है। आप कैपिटलाइजेशन को कैसे लिंक कर सकते हो पेमेंट से? पेमेंट एक अलग चीज है, अब पे करो ना करो, 5 साल बाद करो, वो अलग चीज है। पर आप ये बोलोगे कि पीपी मुझे 5 का नहीं बल्कि 550 का पड़ा था, और 550 से भी महंगा पड़ा था, पर बाकी सूद है, वो पीपी के पैसे, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पैसे हैं, वो अभी करके दिखा रहा हूं। क्लियर है? ओके, आपने कहा पेमेंट क्लोजिंग। अच्छा, हम कहां बैठे हुए भाई? 2018 में। कितनी लायबिलिटी रख के बैठे हुए? इस पे सूद आ गया, आपने कोई पेमेंट की नहीं, आपके पास ये हो गया। अच्छा, आप इसकी एंट्री बनाएंगे
फिर से 31 दिसंबर 2018 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से? अच्छा, अब कोई आपसे पूछे पहले साल बाद आपको सप्लायर को कितने देने, आप बोलेंगे 55,000। आप क्या बोलोगे? अच्छा, 55,000 कैसे आप कह रहे हो? जब मैं ऑल टुगेदर 5 सालों बाद पे करना था तो वो 805 की वैल्यू थी, उसमें से मैंने इन्फ्लेशन हटा के 50,000 का उधार निकाला। अगर मैं उसी वक्त पे कर देता, जितना देर करूंगा उतना सूद चार्ज होगा। और वो सूद मैंने पीपी में डाला था या पीपी में सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू थी? यानी कॉन्सेप्ट पता है क्या है? आपकी जेब से अल्लाह की कसम 805 ही जाएंगे। तुम लोगों के लिए टेक्निकल बात कर रहा हूं, सुनना। आपकी जेब से 805 ही जाएंगे, पर एक्सपेंस में जो बुक होगा वो पीपी में कुछ डेप्रिसिएशन के नाम पे होगा और कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे। आपकी जेब से कितने जाएंगे? 805,000। अच्छा, आप एक काम करते हैं कि आप इस 50,000 और 805 का डिफरेंस लें, 305। ये जो अमाउंट है ना, ये पूरे 5 सालों का, ये एक्सपेंस के तौर पे बुक होगा। ये तो बाकी 50,000 भी अल्लाह की कसम एक्सपेंस के तौर पे बुक होगा डेप्रिसिएशन के नाम पे। तो होगा तो पूरा ही एक्सपेंस, पे कब होगा? 5 सालों बाद। तो वो यही तो कह रहा है, बोल रहा है पीपी को पीपी के नाम से लेके चलो, इंटरेस्ट को पेमेंट एक साथ कर देना। बात समझ आती है? यही प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट। यानी आपसे कोई पूछे यार ये पीपी कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे भाई 5 लाख का तो खरीदा है, बाकी 805 आगे पे करना है। उसने बोला भाई मैंने पूछा पीपी कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे भाई उस 805 में सूद का एलिमेंट हटाऊं, आज सप्लायर को इतना पे करता तो 50, तो टोटल कितने का पड़ गया? 550। अच्छा, आपको आगे तो 805 पे करना है, तो 30,525 क्या पे करोगे? सूद। क्लियर है? तो हम ये कह रहे हैं पीपी को पीपी के नाम से लेके चल रहे हैं, सूद को सूद के नाम से लेके चल रहे हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का, कि डिसमेंटलिंग की कॉस्ट ऐसा 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 होते होते तो वहां पहुंचेगी। तो उसके अंदर जो 50,000 है, जल्दी बताओ वो कहां गया? वो एक्सपेंस नहीं होगा? किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम पे। वो है ही पीपी की कॉस्ट, क्योंकि उसी वक्त दे के अगर तुम सप्लायर को बोलते ये ले पैसे और निकल, तो आपके ऊपर सूद नहीं आता। सूद तो आज लिया क्योंकि आप डिले कर रहे हैं। पीपी की बात होती तो पीपी तो 550 का ही पड़ता। लॉजिकल बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, यहां तक क्लैरिटी हो तुम सबको भी। अब आपको बात समझ आई पेमेंट वाली, कि एक्सपेंस तो पूरा ही बुक होगा, पर कुछ डेप्रिसिएशन के नाम पे, कुछ इंटरेस्ट के नाम पे, क्योंकि वो मिथ और थीम यही बनाता है। वो ये कहता है कि भाई अगर आज तुम पीपी खरीदते कैश पे और डिसमेंटलिंग के पैसे आज दे देते, टोटल पीपी कितने का पड़ जाता? अब डिले आप कर रहे हैं, आपकी गलती है। वो पीपी की कॉस्ट नहीं है, वो सूद है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करो। क्लियर है? चलें, ओके। अब हमने कहा ये तो हो गया पहला साल। अब हम चलते हैं सर दूसरे साल में। दूसरा साल आ गया 31। सर मुझे लगता है कि हमारा डेप्रिसिएशन आई थिंक सेम होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। हमने कहा कि सर अब हमने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया, ये आ गया। अब हम आ गए 31 दिसंबर 2019 पे वापस। हाँ भाई, क्या आप पेमेंट डिले किए जा रहे हो? 2019 पे आ गया ये। अच्छा, अब सूद इस पे लगेगा क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होते 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 तो आगे जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, ये आ गया 5,500। आप एक एंट्री बनाएंगे सर, और लायबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से जानी? 5,500 से। अच्छा, पेमेंट है ही कुछ नहीं, कुल मिला के लायबिलिटी कितनी पहुंच गई? 60,500, यही आता है। अच्छा जी, अब अगला साल शुरू हो गया 2020।
चलें, हमने कहा 2020 में अगर मैं 31 दिसंबर 2020 पे आऊं तो क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर यही होगा? ये हमने उठा के यहां रख दिया। अच्छा, और 2020 में यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस और लायबिलिटी फॉर अच्छा, ये आपने कहा 60, ये आ गया 6050। अच्छा, तो हमने यहाँ पे भी 60, ये आ गया हिसाब किताब। तो आपके पास क्लोजिंग कितनी आती है जानी? यही है। अच्छा, कौन से साल में एंटर होगा? 2021, मतलब चौथा साल। कितने साल बाकी हैं? 2 साल। 66550 आपने कहा 6655, ये कितना आ गया क्लोजिंग? अच्छा, इसकी एंट्री तो बन जाएगी ना, इसकी तो नहीं बनाऊं ना? इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, ये यहां पे पहुंच जाएगी। अच्छा, अब हमने कहा आ गया फाइनली 2022, क्लोजिंग क्या यही एग्री हुआ था? आपने सूद बुक कर करके कॉस्ट ला के आपने उसको यहां तक पहुंचा दिया। आखिर में एंट्री बनेगी लायबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। तो वो 50,000 कहाँ गया? डेप्रिशिएट होकर खत्म हो गया, यानी पूरा एक्सपेंस बुक हुआ है। अल्लाह की कसम, पूरा 805 का एक्सपेंस बुक हुआ है, कुछ पीपी के नाम पे, कुछ सूद के नाम पे। और अगर आप इसको सम करें, यही तो आपको डे 1 पे पता था कि ये सूद बुक होगा कितने सालों में। वो कहते हैं जितना डिले करोगे तुम्हारा मसला। पीपी नहीं कह सकते उसको। पीपी तो वो है जो उस दिन रेडी हो गया, उस दिन जो पैसे बनते हैं। तो पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आती है? पक्की बात है? एग्री? ऑनलाइन में प्लीज़ कंफर्मेशन दे दो जानी, क्लैरिटी आती है। हमने इस पे बड़ा अच्छा खासा टाइम लगाया कि भाई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग असल में है क्या। चलें, अब अगर आप इजाज़त दें, ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया। इसका एरर करें, यानी वो हो सकता है इसकी अकाउंटिंग करना भूल गया हो। चलें आए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये रहा, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम आउट करूं, विजिबल है? ओके, रीड करें उसको अच्छे से। अच्छा, ऊपर जो रिपोर्टेड लिखा हुआ है, इसके क्या मतलब है? ये रिपोर्ट इसके अंदर मसला है। तो अभी देखते हैं कि क्या मसला है, वो नीचे लिखा हुआ है फर्दर इंफॉर्मेशन में। अच्छा, वो कह रहा है कंपनी ने प्लांट परचेज किया था 2019 में। अच्छा, यानी 20 से भी पहले, यानी 19 का क्लोजिंग। देखो, ये 20 का क्लोजिंग है। नहीं, आप समझे नहीं, ये 20 का क्लोजिंग है। 20 का क्लोजिंग मतलब ये है, 20 का क्लोजिंग है मतलब 21 का ओपनिंग होगा। इसमें कोई भंड है? यस। कितने सालों का? 1920, 2 सालों का एरर है। ये बात समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन मतलब प्लीज बताओ, बात समझ आती है कि ये 20 जो आ रहा है आपके पास, ये 31 दिसंबर 2020 है। मींस ये जनवरी 1 2021 का ओपनिंग है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसके अंदर कोई एरर है? 2 सालों का। तो आप जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करके दें। अच्छा, कैलकुलेशन में आपको सोचने का तरीका बताता हूँ, प्लीज़ सुनिएगा ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। करना क्या है ज़रा सुन लेते हैं। अब आपको ये बात पता है कि अगर उसने डिसमेंटलिंग ये वाली अकाउंट फॉर नहीं की तो 2 मसले होंगे। एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बुक किया होगा और डेप्रिसिएशन कम होगा।
नहीं है ये बात समझ? दो मसले होंगे, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का मसला है और दूसरा डेप्रिसिएशन का। यानी आप खुद सोचें कि अगर वो अकाउंट फॉर नहीं किया तो पीपी डेबिट भी नहीं हुआ और लायबिलिटी क्रेडिट भी नहीं हुई। तो अगर पीपी डेबिट नहीं हुआ तो उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन भी नहीं आया, और लायबिलिटी क्रेडिट नहीं हुई तो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी नहीं आया। तो कितने मसले हैं? तो प्लीज आप अपनी वर्किंग शुरू करें और देखें कि अकाउंटिंग हुई भी क्या है और होनी क्या चाहिए थी। यानी एक्सपेंस बुक्ड और टू बी बुक्ड में फर्क होगा। एक्सपेंस बुक्ड और टू बी बुक्ड में क्या होगा? और आप एक बात समझते हैं कि जो उसने लायबिलिटी बुक की है या की नहीं है? की नहीं है, यानी उसने प्रोविजन फॉर डिस्पेंडिंग की लायबिलिटी को लिया ही नहीं है, तो मतलब आपने अकाउंटिंग करनी है जल्दी से। हाँ जी, ऑनलाइन वालों बात समझ आती है? इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, यानी अगर वो लोन लेने जाता तो उसको इतने का रेट मिलता ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 6 सालों के बाद करेगा ना, तो आप प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। आप पता है सिंपल ऐसे करें, आप देखें अकाउंटिंग हुई भी क्या है और होनी क्या चाहिए थी। यानी एक्सपेंस देखो कितना कितना बुक किया उसने, मेरे को लगता है उसने सिर्फ डेप्रिसिएशन बुक किया है। उसको डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक करना चाहिए था और इंटरेस्ट भी बुक करना चाहिए था और पीपी भी ज्यादा बुक करना चाहिए था। ऐसा ही है, तो पूरी मैकेनिज्म आप लेके चलें। और अल्लाह का शुक्र है मैंने उसमें आपको स्ट्रेट लाइन रख के दिया है, वरना आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती रिड्यूसिंग बैलेंस पे। देना निखिल, दे देंगे, कहते हो तो करें इसको रिड्यूसिंग बैलेंस। नहीं, स्ट्रेट लाइन सही है ना? अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। होमवर्क में पैसा दे देंगे, चलें। वो मना कर रहे हैं, बोले नहीं भाई ये तो करने थे पहले। और प्लीज़ सही करना यार कैलकुलेशन। मैं तो नहीं कराऊँ ना ये अभी। हाँ, एरर पहले निकालें कि हो गया। गुड यार।
अच्छा, तो आपने ये कहा एक्सपेंस बुक्ड डेप्रिसिएशन ओनली। अच्छा, और हम यहां पे लिखते हैं पीपीई बुक्ड। एग्रीड। चलें, हम सबसे पहले चलते हैं पहले साल पे। शुरुआत कौन से साल से हुई है? 2019। लेटेस्ट 2022 ही है ना? ओके। अच्छा, आप मुझे एक बात बताते हैं, पीपी इसने खरीदा कितने का है? तो 7 लाख रुपए को 6 से डिवाइड करो। 7 लाख रुपए को अच्छा 1 1 एक और 6 है। ओके, 116667। चलें, ये डेप्रिसिएशन बुक किया और मुझे लगता है वो तो अपनी मासूमियत से अकाउंटिंग कर रहा है, ये वाली। अच्छा, तो आप मुझे बखूबी बता सकते हैं 7 लाख रुपए में से पहले एक माइनस करो ये वाला। और फिर 583333 में से वो माइनस करो। ओके, आपने कहा 46666, यही है। आगे बताएं। ये 7 होगा, 6 नहीं होगा। एग्जैक्ट यही है। चलें, ये आ गया। आगे बताएं। 349999। और ये जानी आखिरी वाला यही है, या 3 पे ही ख़त्म हो रहा है? चलें, 2333222 या 233332, ये सही बताना है। 233332 सही है। चलें, ओके। अच्छा, पहले तो सुकून से हमने ये देख लिया कि उसने क्या किया हुआ है। एग्रीड। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं एक्सपेंस टू बी बुक्ड। अच्छा, सबसे पहले तो आप आ जाएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे। अच्छा, आप पहले सबसे पहले 7 लाख रुपए आपने उठाया और आपने इस 7 लाख रुपए में ऐड कर दिया 177156। कितना आता है? अच्छा, आपके हिसाब से फिर रिपीट कर रहा हूं, 8 लाख रुपए का पीपी डे 1 पे आना चाहिए। एग्रीड। अच्छा, तो 8 लाख रुपए को 6 से डिवाइड करें। यही है। अच्छा, पर मुसीबत यह है कि ये भी बुक करना था 1 लाख रुपए पे। अच्छा, हम ज़रा यूं कर लेते हैं ना, यहाँ पे प्रोविजन की वर्किंग भी करते हैं ना। डिसमेंटलिंग लायबिलिटी वर्किंग। अच्छा, आपने कहा जानी ओपनिंग कितना? 2019 का। इंटरेस्ट आप बुक करते हैं इस पे यही है। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि सर इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे मैंने कर लिया 10,000। अच्छा, प्लीज़ जानी ये मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों को सम करूं
पीपी में लेके आते ना, पहले इन दोनों को बताएं। यही है। अच्छा अब मैं आ गया यहाँ पे पीपी। जी भाई, कहाँ पे आया इंटरेस्ट? मैंने कहाँ बुक किया? मैंने एक्सपेंस टू भी बुक लिखा हुआ है ये। पीपी तो नीचे वर्किंग कर रहा हूँ, पीपी की वर्किंग तो जानी नीचे है। अच्छा अब आप एक काम ये करेंगे, 8 लाख में से 133,333 माइनस करेंगे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, यानी यहाँ कर लेते हैं 8 लाख रुपए में से 133,333 कितना आता है? यही है। अच्छा पीपी का मसला तो ये आ गया, सही है, ऐसे हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा अब आपने कहा कि ये तो हो गया 2019 का हिसाब किताब, यहाँ पे लिख भी देते हैं 2019। अब हम आते हैं 2020 में, पर 2019 में एक और मसला है, लायबिलिटी रिकॉर्डेड एक 10 की इसलिए क्योंकि साल के आखिर में तो इस पे होती है ना, सूद या लायबिलिटी को बुक करने के बाद। एग्रीड है? लायबिलिटी इतने से होती है, क्योंकि देखो आपको अगर 1 साल बाद मौजूद होते तो आप सूद बुक करके लायबिलिटी को यहां तक पहुंचा देते ना। यार अच्छा अब 3 चीजें चल रही हैं, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। जो भी कंपोनेंट्स हिट होते हैं वो सारे चलेंगे, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लैरिटी है तो अगले साल चलेंगे, जल्दी बताओ। हाँ जी सारे बच्चे, निखिल, इलियास, नेहा, जल्दी सारे बच्चे, क्लैरिटी है? ओके वेरी गुड। चलें ये तो हो गया पहला साल। अच्छा अब मैं अगर कहूं कि मैं दूसरे साल जाता हूं, तो दूसरे साल के अंदर आप मुझे ये बताएंगे कि सर मेरा फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट ज़्यादा थी तो मेरा डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा ही होगा। अच्छा अब आप मुझे बताते हैं कि मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होता अगर होता भी? और लायबिलिटी कितनी होती? 1,21। पर ये तब होता है जब सही अकाउंटिंग चल रही होती, जब सही अकाउंटिंग चल रही होती। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पे 11,000 बुक होना चाहिए था। अच्छा हमने जानी इसको सम किया, ऐसा ही है। अच्छा अब आपने इसको सम किया तो ये कितना आ गया? 144,333 आता है। अच्छा अब जरा ये तो ये हो गया हिसाब किताब। पीपी बुक आपने निकाला हुआ है कितना है? आपने लास्ट टाइम पीपी कितने पे क्लोज किया था? 666667 से। इसमें से हम फिर यहां पे एरो निकाल के लिखते हैं, आप कहेंगे 666667 माइनस यही है। अच्छा लायबिलिटी रिकॉर्डेड एट, अच्छा क्या आप 2020 तक पहुंच गए? यानी जो आपका ओपनिंग है पिछले साल का, वहां तक के फंड आपको पता लग गए। एग्रीड है? चलें अब आप मुझे ये बात बताते हैं ताकि हम याद रखें, प्लीज सुनिएगा, मुझे जल्दी से बताओ एक्सपेंस बुक कितना हुआ है? 11,666। होना कितना चाहिए? 14,3333 का। मैं आपसे ये पूछूं कितना कम बुक हुआ है? यही है, ये अंडर बुक हुआ है 2019 में।
26,000 यही है 26,667 ये अमाउंट आ रही है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म कर लो, यही है। आपने 11,667 में से ये माइनस किया तो आपको पता लगा कि इतना एक्सपेंस ज्यादा बुक होना चाहिए था। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, इतना एक्सपेंस इसलिए ज्यादा बुक होना चाहिए था ना क्योंकि एक तो उसने डेप्रिसिएशन कम बुक किया हुआ है और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस कम बुक किया हुआ है, वो दोनों आ गए यहाँ पे, यही है। उसने पहले दिन पे क्या किया, एक एंट्री मिस कर दी, कौन सी, पीपी डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अब पीपी डेबिट नहीं किया तो उसका एक्सपेंस भी नहीं बुक किया, एग्रीड, और लायबिलिटी नहीं बुक की तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं बुक किया। तो हमने पहले उसको पीपी और लायबिलिटी बुक करवाई, अब पीपी को डेप्रिशिएट करवा रहा हूं और लायबिलिटी पे एक्सपेंस बुक करवा रहा हूं, ये दोनों चीजें हमने करवाई। पहले बताओ यहां तक साथ है, पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, जानी यहां तक साथ है, पक्की बात है, क्लैरिटी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक चीज नहीं हुई थी, वो क्या है? अच्छा अब मैं वैसे तुम लोगों की नॉलेज के लिए अभी करूंगा, पर पहले एक चीज बताओ मुझे, इधर इन दोनों का डिफरेंस बताओ। आपने इन दोनों का बता दिया था, अब आप इन दोनों का बताओ, यही डिफरेंस है? नहीं, अच्छा वैसे आप लोगों ने ये नहीं होगा ना, 11,000 वहां पे 11,000 है, वहां पे 10 है, एक फर्क आएगा, 27,667 ये आ गया। अच्छा प्लीज तुम लोग मुझे बताओगे, तुम लोगों से कोई ये पूछे कि इस साल तुमने इतना एक्सपेंस बुक करवाया, इस साल तुमने इतना एक्सपेंस बुक करवाया, तो 2020 तक कितना एक्सपेंस बुक करवाया? यही है। अच्छा ये हो गया एजेड तक, ये हो गया एजेड तक। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने कहा कि पहले साल में इतना एक्सपेंस आपने नहीं बुक किया, दूसरे साल में आपने इतना एक्सपेंस नहीं बुक किया, आपने इतना एक्सपेंस बुक करवा दिया, एग्रीड, पक्की बात है। और ये एक्सपेंस दो चीजों की अक्कासी कर रहा है, एक डेप्रिसिएशन और एक इंटरेस्ट। मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपका दिमाग खुले, मैं अगर सिर्फ इतनी लंबी भी नहीं करता ना, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज सिखाता हूं। आप 2019 में 1 लाख रुपए की अमाउंट लिखें, पीपी डेबिट करते और प्रोविजन या डिसमेंटलिंग लायबिलिटी क्रेडिट करते, कितने से? अच्छा अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछता हूं, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, इधर देखना, क्या ये वाली एंट्री जो मैंने अभी लिखी है, क्या ये बनी है, नहीं बनी? एक्सपेंस नहीं, गलत बात नहीं, ये बोलें ये डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, ये डेबिट नहीं हुआ, लायबिलिटी ये। अब देखो मैं शॉर्टकट कैसा सिखाता हूं, प्लीज सुनना तुम लोगों के लिए सिर्फ। मैंने कहा ये डेबिट नहीं हुआ, ये क्रेडिट नहीं हुआ। अच्छा अगर ये डेबिट हो जाता सिर्फ 1 लाख रुपए, तो इसके ऊपर सिर्फ 1 लाख रुपए पे प्लीज मुझे बताते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आता? 16,000। अच्छा और जो डिसमेंटलिंग है, इसके ऊपर क्या आएगा जानी, कितना आ गया? ये कितना आ गया? यही है। और अगर हम यहां पे जाके देखें तो भी यही था। यानी हम कह रहे हैं इतनी लंबी करने के बजाय ये नहीं बुक हुआ। अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग, 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 क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो अगले साल फिर 1,66,667 और फिर ये कितना था? बात समझ आ रही है? अच्छा तो हमने सिंपल ये देखा कि ये मिसिंग है तो इसी पे अकाउंटिंग का एरर होगा। तो इतने से एक्सपेंस 2 सालों में बुक नहीं हुआ, इतने से एक्सपेंस 2 सालों में बुक। अच्छा पर इसी का पहले ऑनलाइन वाले कंफर्मेशन दे दो, यहां तक बात समझ आती है। शॉर्टकट है, सिर्फ और सिर्फ जो नहीं हुआ उस पर काम किया,
मैं आपको कहूँ कि आपको अगर ऑब्वियसली नॉलेज के साथ करना है, पूरा करना है, तो आप 100% करें। हुआ क्या है, होना क्या चाहिए, या अगर आप इतने चीते हो जाएं तो आप ये शॉर्टकट करें। सही है। अब एक सुनना, एक एक करके, ये तो हो गया एक्सपेंस की बात। अब आप बोलेंगे पीपीई के अंदर सिर्फ कितना मसला है। अच्छा, हमने कहा 2019 का अगर मैं चार्ट लेता तो कहां से शुरू होता, 1 लाख रुपए से। अच्छा, 31 दिसंबर 2019 पे प्लीज आप एक काम करते हैं, 1 लाख में से ये डेप्रिसिएशन माइनस करें। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं अकाउंटिंग सही कर लेता तो मेरा पीपी इतने से आफ्टर डेप्रिसिएशन बढ़ जाता, यानी इतने से रिकॉर्ड करता, इतने से डेप्रिशिएट होता, इतना बच जाता। एग्रीड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख से रिकॉर्ड करता, उतना डेप्रिशिएट होता, इतना बच जाता। तो हम यहां से इसको एरो भी लगा सकते हैं कि भाई इतना डेप्रिशिएट होता, इतना बच जाता। एग्रीड। अच्छा, फिर हम आते किधर, 2020 में। वेरी गुड। तो आप ये कहते हैं कि भाई 5, अच्छा बस 60 आता, यही है। अच्छा, ये ऐसे निकलता, जानिए आप सिंपल ये माइनस कर लेते, ये बचता। अच्छा, एट द सेम टाइम आप लायबिलिटी भी शुरू करते, यहां से ये हो जाती 1,10,000, ये आप इसमें प्लस कर लेते, और ये आप पहले बताओ जानी, बात समझ आ रही है, क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ ये शॉर्टकट समझ आ रहा है? सिर्फ इसलिए कि पेपर में हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जो एरर था उसी को सही करो बस। यानी इसके थीम क्या है, यानी शॉर्टकट ज्यादा बेस्ट है। चलो देखो, पहले वो समझाना वाला लाजमी था ताकि ये क्लिक हो पाए। चलें वापस से, आपको पूरे सवाल में मेरी जान एक बात पता है कि गलती 1 लाख रुपए की है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पीपी में डेबिट नहीं हुई और लायबिलिटी में। अच्छा, अगर वो डेबिट हो जाती तो साल के आखिर में क्या वो अमाउंट बचती या आफ्टर डेप्रिसिएशन? ये रही। उसके बाद आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसके बाद आफ्टर डेप्रिसिएशन। हमने कहा कि ये ऊपर जो अमाउंट्स हैं वो भी तो रिकॉर्ड नहीं हुई ना, वो भी तो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हम करते जा रहे हैं। अच्छा, अब जब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊंगा, सिर्फ मुझे आप लोग बताएंगे, अब जब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊंगा तो मेरा करंट ईयर कौन सा था, 2022। आप कहेंगे मुझे बता दो जनवरी 1 2021 पे रिटेन अर्निंग चाहिए। अच्छा, हम सवाल में जाते हैं, हम कहते हैं कि यार 2021 का ओपनिंग कितना है, 2456,700, बल्कि नहीं 2480 नीचे दी हुई। ओके, 2480,000 480। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं क्या इसके अंदर कोई एरर है? अच्छा, आपने कहा करेक्शन ऑफ एरर। अच्छा, आपने कहा एक तो डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ हुआ और दूसरा सूद नहीं बुक हुआ हुआ। कितने सालों का? 2 सालों का। अच्छा, तो हमने ये कहा कि क्या हम इन दोनों को सम करें? 5 4 है 2 है, चेक कर लो भाई, 2 है 4 है, 4 माइनस कर दें, कितना आता है? माइनस इसलिए करेंगे ना बेटा कि अगर ये एक्सपेंस बुक हो जाता और ये डेप्रिसिएशन बुक हो जाता तो मेरे पिछले सालों का रिटेन अर्निंग कम हो जाता। तो ये एक्सपेंस नहीं बुक हुआ ना, हम ये कहते हैं ना इनकम नहीं बुक हुई,
तो ऐड होता। ये क्या हुआ है, एक्सपेंस नहीं बुक हुआ। तो एक्सपेंस अगर बुक हो जाता तो मेरे पिछले सालों के प्रॉफिट्स कम हो जाते। तो वही तो किया है। क्या यहां तक सही हो गया? क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गया हिसाब किताब। रिजल्टिंग आंसर कितना आ गया? 24,25,666। अच्छा, 24,25,666। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सर ये तो यहां तक सही हो गया, ऐसा ही है। हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस रीस्टेटेड। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये गलती आपको पिछले साल पता लग चुकी थी या इस साल लगी है? तो मतलब पिछले साल का प्रॉफिट भी गलत है। तो मैं पिछले साल का प्रॉफिट तक सही करूं या सिर्फ पिछला साल सही करूं? सिर्फ पिछले साल का प्रॉफिट ठीक करूंगा, क्योंकि उससे ओपनिंग में ठीक कर चुका हूं। हाँ, अगर मैं बैलेंस शीट सही करूंगा तो वो आज तक की करूंगा, क्योंकि वो आज तक सही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे भी आज तक खुद ही सही हो जाएगा। यानी ये तो मूवमेंट सही कर रहा हूं ना, तो मूवमेंट के अंदर ओपनिंग सही हो चुका है। अब गलती कितने साल की बची, तो वही सही करूंगा, तो आज तक सही हो जाएगा। पर बैलेंस शीट में जब चेंज करोगे तो सारा इकट्ठा करोगे, क्योंकि बोलोगे आज तक इतना सही हुआ है इसके अंदर। बात बैलेंस है? क्लियर है? ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ, बात बैलेंस है जल्दी से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, आइदर वी गो थ्रू द शॉर्टकट और वहां से चलें। शॉर्टकट चलें, चलो चलो दोनों कर लेते हैं एक बार, ताकि वहां से और यहां से मैच कर लें। चलें दोनों कर लेते हैं। अच्छा, यहां पे आ जाओ। यहां पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। हम डेप्रिसिएशन तो यही रहेगा, ऐसा ही है, ये आ गया। अच्छा, अब जरा हम यहां पे आ गए 2021 में, 1,21,000 ये आ गया। जॉनी क्लोजिंग कितना? ये आ गई लाइबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी ग्रो होती जा रही है एक्सपेंस की वजह से। अच्छा, तो आपने कहा ये आपने 12,100 बुक किया, तो इन दोनों का सम 1 भाई 133,333 के अंदर 12,100 यही है। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 21,234। जानी प्लीज यार, मतलब तुम लोग देख के किया करो, मैं फिर पहले भी बता रहा हूं, मतलब 287,666। अच्छा, ये हो गया सिर्फ और सिर्फ 2021 की गलती। तो आपने उसको बोला कि भाई आपने इतना गलत किया हुआ था पिछले साल, इतना गलत किया हुआ था पिछले साल, टोटल इतना, और इस साल और इतना गलत किया। तो आज तक अगर मैं 54,333 के अंदर 287,666 भी ऐड कर दूं मजीद, कि इतने का एक्सपेंस आपने नहीं बुक किया हुआ, तो टोटल बताते हो कितना आता है? 54,333 कितना? 83099 का मतलब है आज तक आपने इतने के एक्सपेंसेस नहीं बुक किए। पर जब तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हो, तो ओपनिंग तक तो तुम सही कर चुके हो ना। अब सिर्फ सही करूंगा फॉर द ईयर। पर हाँ, जब तुम अपने शेयर होल्डर को रिटेन अर्निंग सही करके बताओगे, तो वो बोलोगे उसमें आज तक इतना सही किया है। मूवमेंट में फॉर द ईयर करके पहुंचे, वहां पे एजेड पे पहुंच गए। क्लियर है? चलें, तो हमने कहा यहां पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021, ओके, और इस पे लिखना चाहिए हमें रीस्टेटेड। और गिवन कितना है जानी प्रॉफिट? आपने कहा 744,000। अच्छा, वैसे सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए इस 21 की रिटेन अर्निंग वर्सेस 20 की रिटेन अर्निंग का डिफरेंस लो, यही आ रहा है। यानी 744,000 का प्रॉफिट जमा हुआ था और कोई डिविडेंड नहीं है।
सीधा सीधा हिसाब किताब है, प्रॉफिट जमा होकर क्लोजिंग बनाए, पर ये प्रॉफिट अलबत्ता गलत है। एग्रीड? चलें, आपने ये कहा, हम यहां पे आए और हमने कहा रिपोर्टेड प्रॉफिट इज 740, इसमें कितने का एक्सपेंस बुक करना चाहिए? 28,766, 28766, 7,15,234। ये कितना आ गया जानी? 3140 9, वेरी गुड। ये आ गया हमारे पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर रीस्टेटेड। अच्छा, वैसे ही अगर आपके कैलकुलेटर में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लीज 3,140,900 जो सही वाली रिटेन अर्निंग है उसको 3,224,000 से माइनस कर दें। यही आता है। इसका मतलब ये है कि आपने आज तक इतना इसमें सही किया, तो काट के जब लिखेंगे तो उसमें यही गलती सही करेंगे ना, क्योंकि आज तक इतना सही हुआ है। चलें, अच्छा निखिल कह रहा था इस पर तो बहुत टाइम लग गया, उस दिन से खौफ खा होगा उसने ये पूछ लिया, क्योंकि डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हारे कोर्स का पार्ट है, और पीपी में जब वो पूछ सकता है तो क्या ये नहीं बोल सकता कि ये अकाउंट फॉर होने से रह गया? और मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, उस पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर तुम ये शॉर्टकट से जाते हैं, देखो शॉर्टकट से जाते तो 2 मिनट में हो जाता ही है, तो पहले आप मेथड तो समझे ना, किया हुआ क्या है और होना क्या चाहिए। अच्छा, अब हमने तो ये कह दिया कि ये चीजें हमने हटा दी। अगर मैं लेट से 2019 2020, तो हमने क्या किया सुनना, हमने बोला शुरू में ये एंट्री नहीं बनी, अगर ये बन जाती तो इतने का एक्सपेंस इतने का इंटरेस्ट आता, और पीपी ये होता रहता, लायबिलिटी ये होती रहती। तो हमने डिफरेंशियल पे काम किया, जो हुआ नहीं है। मैं पूरी लंबी क्यों करूं? मैंने कहा जो नहीं हुआ वो होना चाहिए था, तो देखो कैसे होता, तुम बताओगे। पीपी डेबिट कितने से होता, लायबिलिटी क्रेडिट कितने से होती, 1 लाख से। अच्छा, अब आगे जाते तो पीपी डेप्रिशिएट होते 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 कम होता रहता, और लायबिलिटी इंटरेस्ट से ग्रो होती रहती। तो आप ये कहते हैं हर साल पीपी में यही मसले होते, लायबिलिटी में यही मसले होते, सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाता। तो आप ये कहते हैं कि मैं बैलेंस शीट का इंपैक्ट बताऊंगा तो 66667 आ जाता, लायबिलिटी का बैलेंस बताऊंगा तो 121 आ जाता। तो अब यहीं पे देख लेते हैं, अगर मैं 2021 तक इसको लेके जाता तो आप कहते हैं मैं फिर ये बुक करता, और जल्दी से 121 पे 12,000, इन दोनों का सम कितना आता है? 12,100 आता है ना इस पे, इन दोनों का सम करो प्लीज जल्दी से, 28,000। तो आपने जो ये निकाला था लंबी करके, वो भी तो यही था, 28766। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच। मैं पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि आपको पहले सोचने का सलीका है कि पूरा क्या हिसाब किताब है। फिर हमने कहा यार पूरा हिसाब को हटाओ, जो नहीं हुआ उसकी बात कर लो। तो जो नहीं हुआ, आखिरी बार मेरी तसल्ली के लिए, क्या नहीं हुआ? पीपी डेबिट नहीं हुआ, लायबिलिटी अगर ये हो जाता तो यही पीपी कम होता रहता, और लायबिलिटी और उसका एक्सपेंस ऊपर बुक करते। तो क्लियर है? चलें, अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गया हिसाब किताब 2021 तक का। तो 21 में 31 दिसंबर 2021 में आपका पीपी कितने पे दिखता? 66666 में से आप 16667 माइनस कर दें, 34, यही है। ओके, और 121 में 12,100 ऐड हो जाता, 12,100 ना, यही आता, यही आ गया। तो आप लॉन्ग कट से जाते तब भी तो यही आ रहा था पूरे शेड्यूल में। चलें, अब इसी को बेस सकते हुए, ये तो हो गया, तुम फॉर्दर ये तो तुम बना ही लोगे। हम यहां पे अगर बनाए एरर नोड, या प्लीज सुनिएगा इधर, ये बड़ी अहम चीज है, ये एरर नोड। पहले बताओ पीपी का बैलेंस ये आ रहा है ना, या सिंपल भाई एक नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 66,666 में से 16667 माइनस कर दो,
50,000 है। या प्लीज ये सही बताया करो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो हम एक तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स कर रहे होते हैं, तो ये सही बताया करो, कैलकुलेटर सही चला लो भाई खुदा के वास्ते इधर। अच्छा भाई ये आ गया हिसाब किताब एरर नोट का। अच्छा एरर नोट में हम जो भी सवाल में होता है वही लिखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, ये अपनी जगह से, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग in 2019 was not accounted for. Accordingly, retrospective adjustment has been made, impact of which is as follows. हमने बोला अकॉर्डिंगली हमने पीछे के सारे साल सही कर लिए जिसका इंपैक्ट ये है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी लास्ट रिपोर्टेड रिटेन अर्निंग कौन सी थी? जनवरी 1 2021, तो वो 2020 का क्लोजिंग था। तो हमने कहा यहां पे हमने लिखा इंपैक्ट ऑन, जल्दी बताओ जानी, बैलेंस शीट। चलें सबसे पहले आपने लिखा 2020, 2022 लिखेंगे नहीं क्योंकि सर वो तो करंट है। अच्छा अब आपने सबसे पहले बोला, सुनिएगा इधर, डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग। सर डिक्रीज हो रही है रिटेन अर्निंग। अच्छा वो डिक्रीज ऐसे हो रही है कि एक्सपेंस आपने बुक, अच्छा आप खुद बताएं देख के आप लोगों ने किया हुआ है ना, कि अमाउंट कितनी आएगी यहां पे, ये निकाला हुआ है 54,333 टेक्निकली 54,334 कर लेते हैं। तो आपने कहा 54, ये रिटेन अर्निंग आ गई। अच्छा अगर मैं यहां पे इंपैक्ट ऑन पीएनएल, पहले पीएनएल भी कर लेते हैं, पीबी भी देख लेते हैं। अच्छा इंपैक्ट ऑन पीएनएल में डेप्रिसिएशन बुक्ड प्लस, तो सिर्फ कौन से साल का? 2000, पिछला साल ही होगा ना क्योंकि ओपनिंग तो सही हो गया है। अच्छा कितने का आपने उसमें सही किया भाई? आपने कहा 1,667, $28,767। अच्छा यहां पे भी यही आना चाहिए 28,766, सही है। अच्छा आपको ये पता है कि ओपनिंग तक इतना नहीं बुक हुआ था, पिछले साल इतना नहीं बुक हुआ था, तो 21 तक कितना सही करवाया? 83099, जो यही था 83099 यही था ना आई थिंक। अच्छा तो ये आपने बुक कर लिया। आपने ये बताया कि उस साल तक 2020 तक यानी 21 के ओपनिंग तक वो सही किया, 21 में यही एक्सपेंस बुक करवाया, तो आज तक कितना हो गया? एग्रीड है। तो हमने कहा ये भी लॉस में दिखा दो, ये टोटल आ गया। अच्छा अब मैंने यहां पे कहा इंक्रीज इन पीपी, इंटरेस्ट तो नहीं ना जानी, रिटेन अर्निंग तो सब आ गया ना। अच्छा इंक्रीज इन पीपी मुझे बताते हो कि 2020 में कितने से? 66666 से, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि भाई यहां पे आ गया 666, पीपी इतने से बढ़ गया, क्योंकि अगर पीपी तमीज से रिकॉर्ड हो जाता तो डेप्रिशिएट होते 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 इतना बच जाता। एग्रीड है, पक्की बात है। अगर आप चाहें तो ये यहां से भी डिफरेंस ले सकते हैं, जो पीपी बुक और टू बी बुक था, तब भी आंसर सेम आएगा। प्लीज करके देख लो एक बार इन दोनों का डिफरेंस 2020 के पीपी का, प्लीज जल्दी। यही आता है। आप कह रहे हैं पीपी है इतने पे, होना इतने पे चाहिए था, पर होना चाहिए था प्रोविजन की कैपिटलाइजेशन के भी डेप्रिसिएशन के बाद। तो ये तो लंबी अप्रोच है। क्या आप बोले पीपी है इतने पे, होना इतने पे चाहिए था? देखो दोनों से आंसर क्या आ रहा है,
सेम आ रहा है, सीधा सीधा हिसाब किताब किया हुआ है। चलें अब आप मुझे बताते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी, हाँ भाई कितने से? 1.21 से। ये अच्छा, अब सिंपल देखो, इतने से पीपी रिकॉर्ड हो जाता, इतने से फिर कम होता, कितना बच जाता, और ये लायबिलिटी इतने से और ग्रो हो जाती, 1,21,000, 33,000। गेम समझ आई कि किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज को लेके चलना है। मतलब अगेन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। पर पहले सिर्फ इतना बता दो मेरी तसल्ली के लिए, मुझे पता है आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैवी था, बट ग्रिप में आया, समझ आती है कि एक्सपेंस को कैसे घुमाना है और लायबिलिटी कैसे जा रही है। देखो सिंपल यार, वो बोलता है पीपी इतने से रिकॉर्ड होता, इतने से डेप्रिशिएट होता, इतना बच जाता, लायबिलिटी इतने पे होती, इतने से ग्रो होती, इतनी बच जाती। तो आप या तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे काम करें या तो शॉर्टकट पे काम करें। आई बिलीव कि शॉर्टकट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। ऐसा ही है? चलें, तो शॉर्टकट सही है, लेंदी मेथड को मैंने नहीं देखा। ओके, तो यानी हमने पहले लेंदी मेथड इसलिए किया, पहले समझ आए कि चल क्या रहा है, और फिर हमने शॉर्टकट को कनेक्ट किया कि सिर्फ इसकी अकाउंटिंग कर लो, बात एक ही है। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको एक सवाल दूंगा जैसी पे, तो आप लोग किससे करके आएंगे? शॉर्टकट से, ताकि आप अकॉर्डिंगली देख पाएं कि आपसे शॉर्टकट के साथ हैंडल होता है। पर हाँ, अगर अल्लाह ना करे पेपर में फंसो तो फिर आपके पास ऑप्शन है लॉन्ग कट पे जाने का, तो फिर वो टाइम लगेगा, पर ये कि चीज़ सही हो जाएगी कि पूरी अकाउंटिंग होती तो कैसे होती। क्लियर है? चलें मिलते हैं अगली क्लास में। जानी, अल्लाह हाफिज़।